नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से एक न एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या नरवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्यभूतिवर्धन। दोस्तों, पुष्यभूतिवर्धन वर्धन वंश का संस्थापक था। अपने पौराणिक लेख हर्षचरित में बाणभट्ट ने वर्धन वंश की उत्पत्ति का विवरण दिया है। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के पहले उल्लेखनीय राजा थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन है बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंती या वनवासी को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैजयंती या वनवासी को। दोस्तों, कदम्ब दक्षिण भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था जो विद्या अध्ययन के लिए कांची में रहता था और किसी पल्लव राज्याधिकारी द्वारा अपमानित होकर, जिसने चौथी सदी ईस्वी के मध्य लगभग 345 ईस्वी में प्रतिशोध स्वरूप कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। इस राज्य की राजधानी वैजयंती या वनवासी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। दोस्तों, भारत में अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था। इसे संस्कृत का एक महान विद्वान के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक महान सम्राट था। इसने 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तरी भारत से लेकर मध्य भारत में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। दोस्तों, हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज या वैनसांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैनसांग। दोस्तों, चीनी तीर्थयात्री वैनसांग ने हर्ष के दरबार का दौरा किया। चीन वापस जाने के बाद वैनसांग ने शी यू की यानी पश्चिम की दुनिया की एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था शी यू की। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वैनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप बता सकते हैं शीयू की लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, परांतक प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और वध करने तथा 642 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी बादामी पर अधिकार करने के बाद वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासक की जीत के परिणाम स्वरूप वातापी पर पल्लवों का अधिकार हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। दोस्तों, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के एक संस्कृत गद्य लेखक और भारतीय कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में अस्थाना कवि यानी
दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख, बंसखेड़ा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या वेनसांग के वर्णन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख। दोस्तों, ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसका रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन भी इसमें दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन है नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। दोस्तों, प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था। प्रभाकर वर्धन ने अपने समकालीन विविध शक्तियों को नतमस्तक कर परम भट्टाकर एवं महाराजाधिराज जैसी उपलब्धियां सार्थक कर दी थी। उसकी उपलब्धियों का विवरण बाण भट्ट के हर्षचरित में इस प्रकार मिलता है, वह हूण रूपी हरिण के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला, गंधराज रूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला, मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाली कटार के समान था। इस प्रकार वह प्रतापशील हूण हरिण केसरी जैसे नामों से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया और अंत में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बाद में कन्नौज उत्तर भारत के राजनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बन गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन है कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति से संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया। इसीलिए उसे अभिलेखों में सकलोत्तरापथनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। हर्ष ने परम भट्टा, महाराजाधिराज, सकलोत्तराश्वर आदि उपलब्धियां धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन है चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या शक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन है शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शशांक। दोस्तों, शशांक बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं सदी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। वह बंगाल का पहला महान राजा था। उसने गौड़ राज्य की स्थापना की। मालवा के राजा देवगुप्त से दूरबी संधि करके हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के पति कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन को इसने मारा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन है महानदी के, ताप्ती नदी के, नर्मदा के, गोदावरी के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा के। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। उसका 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध हुआ। हर्षवर्धन कन्नौज से अपनी सेना लेकर आया और इस युद्ध में पराजित हो गया। इस युद्ध में उसके हाथियों का भी काफी नुकसान हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। दोस्तों, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन है फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। दोस्तों बाणभट्ट ने हर्षचरित जीवनी लिखी है। वे हर्षवर्धन के दरबार के कवि और संस्कृत के लेखक थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। हर्षचरित को काव्य गद्य में लिखा गया है जो सम्राट हर्ष की जीवनी को 8 अध्यायों में वर्णित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन है मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयाग। दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में 683 ईस्वी में किया था। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। दोस्तों गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मौखरी, मैत्रक, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गोंड प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे गुप्तोत्तर काल विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी जो अभी वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है शक राजा रुद्रदमन के साथ, मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ, वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से या मैत्रक नरेश भटार्क से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ। दोस्तों हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है मालवा नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक, मैत्रक नरेश भटार्क या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक। दोस्तों शशांक ने राज्यवर्धन से मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए अपने शिविर में बुलाया और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। इसका नाम संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। दोस्तों मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वैनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।